चलो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला कल हो गया था ना। अनुच्छेद 63 से लेके 70 तक का पूरा आर्टिकल देख चुके हैं ना। चलो आज के अंतर्गत हम देखेंगे, कल का एक बार रिवीजन कर लो तो। उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक बोले था बता दो। 63 से लेके 70 तक का जो पूरा आर्टिकल था एक बार बताएंगे जल्दी जल्दी। चलो अनुच्छेद 63 बता दो, उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का ये सभापति होता है। अनुच्छेद आपका 65 क्या है, कार्य को लेकर चर्चा है। अनुच्छेद 66 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में कार्यकाल। अनुच्छेद 68 में चुनाव का समय, अगर अचानक उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो कितने समय के भीतर चुनाव कराएंगे, ऐसा कुछ निर्धारित है क्या? नहीं है। ठीक है। 69 में क्या देखने मिला था? शपथ कौन दिलाते इनके बारे में था। ठीक है ना। और फिर देखे थे अनुच्छेद क्रमांक 70, इसमें क्या था बताओ? निर्वहन, कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो उस पद का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद किसके तहत? 70 के तहत। अब वो किसी भी कारणों से हो, पूरा लिस्ट लिख लिए थे। समझ आ रहा है यहां तक? चलो अच्छा, को किसका पद खाली होगा? उपराष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता। देख, खाली का मतलब यह है उनका काम केवल राज्यसभा को संभालना है। तो राज्यसभा में और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उपसभापति बनाया जाता है। सभापति जब हट जाता है ना तो राज्यसभा में उपसभापति होता है संभालने के लिए। और वो भी नहीं है तो और 4-5 मेंबर और होते हैं। तो कभी ऐसा सिचुएशन आएगा ही नहीं कि राज्यसभा को कैसे संभालें। उनके अंतर्गत उपसभापति एक होता है और उसके अंतर्गत और भी ऐसा, वो भी नहीं है तो और भी संभालने के लिए आपके वहाँ जो पीठासीन होते हैं वहाँ, हाँ, पैनल बनाया जाता है। ठीक है ना। 5 व्यक्तियों का अलग से पैनल भी होता है। आ रहा समझ में? सभापति और उपसभापति होते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा का है और राज्यसभा का क्या होगा? सभापति और उपसभापति हो सकता है। क्लियर है तक सबका? चलो इसमें देखते हैं आगे, अनुच्छेद क्रमांक देखते हैं 71, अनुच्छेद 71 के बारे में देखते हैं। अब ये जो अनुच्छेद 71 है इसके अंतर्गत देखो क्या बताया गया, ध्यान देंगे। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत ये बताया गया है, जैसे मैं कल आप लोगों को कुछ समय पहले बताया भी था, अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ठीक है ना, और उनका जो चुनाव क्या हो जाता है, मान लो अवैध घोषित हो जाता है या चुनाव से संबंधित विवाद आ जाता है। चुनाव से संबंधित क्या आ जाता है, जल्दी बता दो? विवाद। तो चुनाव से संबंधित यदि विवाद आता है, किनके चुनाव के बारे में बातचीत कर रहे हैं अपन? या तो राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का यदि चुनाव है और उन चुनाव से संबंधित विवाद उत्पन्न होता है, क्या पैदा होता है? विवाद। तो इस विवाद का निपटारा कौन करता है, अगर क्वेश्चन है तो इस विवाद का निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है जल्दी बता दो? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद किसमें यहां लिखा है जल्दी बता दो? 71 में लिखा है कि मुख्य रूप से राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो और उनके विवाद से संबंधित कुछ भी मुद्दा आता है तो उसका निपटारा सदैव कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। आया कि नहीं समझ में? और विवाद का निपटारा करने के बाद पता चला कि जिनको हम राष्ट्रपति चुने थे और जिनको हम उपराष्ट्रपति चुने थे, ठीक है ना, उनका जो मुख्य रूप से हम बात करें, पद अवैध घोषित हो जाता है। क्या घोषित हो जाता है बता दो? अवैध। तो पद जैसे ही क्या घोषित होगा? अवैध। अवैध घोषित होने के बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ठीक है। लेकिन इनके द्वारा जो किया गया जो कार्य होता है वो वैध होता है। वह क्या होता है जल्दी बताओ? वैध। ये चीज आपको समझना है अनुच्छेद 71 के तहत। आ रहा बात समझ में? तो अनुच्छेद 71 क्या सबको क्लियर है कि अगर कौन कौन से चुनाव का विवाद आता है बता दो? राष्ट्रपति का चुनाव हो या तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, उनके विवाद का निपटारा सदैव कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? और बाद में पता चलता है कि गैर कानूनी तरीके से पद को ग्रहण किया जाए, जैसे भी है, यदि उनका चुनाव अवैध हो जाता है तो इनको पद से हटा देंगे। लेकिन
इस बीच में अगर वो कुछ कार्य किए हैं तो उनका कार्य सदैव क्या होता है, जल्दी बताओ, वैध साबित होगा। इसको हमको ध्यान रखना है। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो, तो ये हो गया आर्टिकल 71 में, इतना आपको समझना है। चुनाव के विवाद को लेकर है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। आ रहा है समझ में बराबर? चलो, अब आते हैं अनुच्छेद 71 के बाद देखते हैं अनुच्छेद क्रमांक 72, 72। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत हम बात करेंगे, इसमें राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियों को लेकर चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति की कुछ क्या क्या शक्तियां हैं, उनको लेकर मुख्य रूप से बताया गया है। तो यहाँ हम राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत 5 प्रकार की चीजें देखते हैं, लेकिन उसमें से जो पहला नंबर वाला है वही आपका एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। 5 प्रकार की चीजों में सबसे पहले हम देखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षमा दान। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ, क्षमा दान के बारे में देखते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है, जैसे किसी भी प्रकार का केस चल रहा है किसी व्यक्ति पर, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, अधिकतम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है अनुच्छेद 72 में। एक तो किसका, जल्दी बता दो, क्षमादान का। क्षमादान के अलावा और क्या किया जा सकता है, तो एक यहीं इनका पावर होता है लघुकरण का। भी एक एक करके सबको देखेंगे क्या होता है, जल्दी बता दो, लघुकरण। तो लघुकरण को भी यहाँ हम समझेंगे अनुच्छेद 72 में लघुकरण क्या होता है, ठीक है ना। लघुकरण के बाद हम पढ़ते हैं, एक शब्द मिलेगा आपको परिहार। क्या देखने मिलता है, परिवार नहीं लिखा हूं, क्या लिखा हूं, परिहार, ठीक है। चौथा जो चीज यहां देखने मिलेगा जिसको बोलते हैं प्रविलंबन। क्या बोलते हैं, प्रविलंबन, ठीक है। और प्रविलंबन के बाद नेक्स्ट हमको जो देखने मिलेगा उसको बोलते हैं विराम। क्या बोलते हैं, विराम। तो अनुच्छेद 72 के तहत 5 प्रकार के चीजों का उल्लेख है, लेकिन हम हमारे एग्जाम में पहला वाला ही एग्जाम में ज्यादा आता है। कौन सा वाला, क्षमादान। लेकिन क्षमादान के अलावा भी इन सब के बारे में अनुच्छेद 72 में ही लिखा है। आ रहा है कि नहीं समझ में? चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षमादान क्या होता है, ये क्षमा क्या होता है, ठीक है। तो क्षमा का मतलब सीधा ये बताओगे, जैसे किसी व्यक्ति को सजा सुनाया गया, ठीक है ना, और उस सजा को पूर्णतः माफ कर दिया गया। सजा को क्या कर दिए, पूर्णतः माफ कर दिया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं क्षमादान करना। क्या करना बोलते हैं, क्षमादान। तो क्षमादान का मतलब क्या बताओगे, जल्दी बताओ। सजा को पूर्णतः माफ कर देना को ही क्या बोलेंगे, क्षमादान या क्षमा कहा जाता है। समझ आ पा रहे हैं? तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है, तो हमारे एग्जाम में क्या आता है, क्षमादान की शक्ति किसका, राष्ट्रपति का। ये जो पूरी पावर हम किसका देख रहे हैं, जल्दी बता दो, राष्ट्रपति के संबंध में देख रहे हैं कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ये न्यायिक शक्ति में हम लोग पढ़े थे, लेकिन वो एग्जैक्ट 72 में लिखा है। किसमें लिखा है आपका, 72 में। क्लियर सबका यहाँ तक, हाँ है ना। चलो, अब आते हैं हम लोग लघुकरण के बारे में। किसके बारे में जल्दी बता दो, लघुकरण। लघुकरण के अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि जो भी सजा सुनाया जाता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका कठोर सजा, और एक आपका कौन सा, कठोर और क्या होगा हाँ, एक हल्का दंड बोलते हैं और एक कठोर दंड बोलते हैं। ऐसा टाइप से ज्यादा 2 प्रकार का दंड यहाँ देखने मिलता है, ठीक है ना। तो लघुकरण के तहत क्या होता है कि जो दंड का जो स्वरूप होता है, दंड का क्या, जल्दी बता दो, स्वरूप। जो भी दंड दिया गया है, तो दंड का जो स्वरूप है उसको बदला जाता है। लघुकरण का मतलब क्या बताओगे, दंड के स्वरूप में क्या करते हैं, परिवर्तन, ठीक है ना। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को एकदम कठोर से कठोर सजा दिया गया है, तो कठोर दंड को हल्के दंड में बदला जा सकता है। कठोर दंड को क्या बता दो, हल्के दंड में बदला जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लघुकरण आपको कहाँ देखने ज्यादा मिलता है, जैसे मान लो किसी को फांसी की सजा दे दी है, वो एकदम कठोर दंड है, समझ आ पा रहे हैं, तो उसी को बदल के लघु हल्के दंड में हम बदल सकते हैं। उसी को बोल देंगे आजीवन कारावास दे दो, फांसी मत दो। समझ आ पा रहा है? तो ये होता है, क्या बता दो, कठोर दंड को किस में चेंज कर दिया, हल्के दंड में। अगर क्षमा दान करेगा तो पूर्णतः माफ करना पड़ जाएगा,
और एक ही ठो पावर होता तो क्षमादान बस कर सकता। क्षमादान में फांसी की सजा को सीधा माफ करना है तो क्या दे दो, क्षमादान। अगर क्षमादान नहीं देना है तो अनुच्छेद 72 में लघुकरण का भी ऑप्शन है। बात समझ पा रहे हो? तो लघुकरण का मतलब क्या होगा, दंड के स्वरूप को बदला जाता है, कठोर दंड को हल्के दंड में दे दिया जाता है। समझ आ पा रहे कि नहीं? एग्जाम्पल के लिए क्या बताया मैं, हमेशा जो फांसी की सजा का लघुकरण ही होता है अगर किसी को देते हैं तो। आए कि नहीं समझ में? आगे बढ़े, चलो। इसके बाद हम लोग आते हैं परिहार, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो दंड का जो स्वरूप होता है, दंड का स्वरूप, दंड के स्वरूप को नहीं बदला जाता है तो क्या चीज इसमें होगा, परिहार। मतलब इसमें समय को परिवर्तित किया जाता है। किसमें किसमें परिवर्तित होता है, समय। जैसे कि मान लो किसी को 10 साल की सजा सुनाया गया है, 10 साल का कारावास है, उसको 5 साल कर देंगे। समझ आ रहा है? कठोर दंड है वो कठोर दंड ही रहेगा, लेकिन 10 साल की जगह 5 साल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिहार। क्या बोलते हैं बताओ? अनुच्छेद 72 के साथ परिहार करने का भी ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास। इसमें स्वरूप को बदलते हैं क्या, नहीं। कठोर दंड है कठोर दंड ही रहेगा, बस 5 साल की जगह क्या हो जाएगा, 10 साल। तो उसी को बोलते हैं अनुच्छेद 72 में परिहार का उपयोग किया जा रहा है। आ रहा बात समझ में? चलो, परिहार के बाद ये है केवल सजा को लेके, ठीक है ना। अब ये दोनों जो होता है वो सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगाने के लिए है। जैसे कि एक है आपका प्रविलंबन। क्या है, जल्दी बता दो। प्रविलंबन का मतलब ये होता है कि जो भी दंड दिया गया है, दंड पर अस्थायी रूप से रोक लगाना। क्या लगाना, अस्थायी। दंड पर क्या बता दो, अस्थायी। अस्थायी रोक लगाना लिख देता हूं, ठीक है ना, अस्थायी रोक लगाना। आ रहा बात समझ में? जैसे बोल दे कि किसी की फांसी की सजा सुना दिए, मान लो किसी की फांसी की सजा सुना दिए, लेकिन उसको मान लो कि 2 दिन 3 दिन या 5 दिन के लिए थोड़ा रोक दिए हैं कुछ कारणों से, तो उसको बोलते हैं प्रविलंबन किया गया है। क्या किया गया है, प्रविलंबन, कि फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोका गया है। आए बात समझ में? तो दंड पर अस्थायी रोक लगाना, स्थायी रोक नहीं लगाएंगे, स्थायी रोक लगा ही नहीं सकते। स्थायी रोक लगाना है तो क्या कर दो, क्षमादान, पूरा माफ कर दो। लेकिन कुछ समय के लिए उनको रोका गया है फांसी की सजा को, तो राष्ट्रपति को अधिकार है 72 के तहत क्या कर सकता है, प्रविलंबन। क्या हो सकता है, जल्दी बताओ। प्रविलंबन के बारे में बताया गया है। आया बात समझ में? आए ना, ठीक। अब आते हैं मुख्य रूप से विराम। क्या बता दो, विराम का मतलब ये होता है, सिंपल इसमें हम ये बताएंगे, विराम के अंतर्गत जैसे कुछ विशेष परिस्थिति आ गया, विशेष परिस्थिति, तो विशेष परिस्थिति पर जो भी दंड दिया गया है उस दंड का पालन करने से मना किया जाता है। समझ आ पा रहा है? क्या बोला, समझ गए? जब भी कुछ विशेष परिस्थिति आता है, जैसे किसी को दंड दिए और वो सजा काट रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मान लो कि किसी महिला को गिरफ्तार किए, ठीक है ना, और गिरफ्तार होने से पहले वो गर्भावस्था में है, फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिए, तो उनको जो दंड दिया गया है उस दंड को करने से रोका जाएगा, उनको वो दंड नहीं दिया जाएगा। तो यह है विशेष परिस्थिति। या कुछ मान लो किसी को अब गिरफ्तार के, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद जब वो सजा काट रहा है तो वो शारीरिक रूप से अपंग हो चुका है। समझ आ पा रहे, शरीर उनका कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उस पर क्या लगा सकते हैं, विराम लगा सकते हैं, कि उस पर विशेष परिस्थिति के आधार पर जो दंड दिया गया है, ऐसा दंड मतलब जो दिया गया है उसको रोका जाता है। तो उसी को बोलते हैं विराम लगाना। क्या लगाना, विराम। और जब विशेष परिस्थिति आएगा तभी इसका उपयोग होता है। समझ आ पा रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो अनुच्छेद 72 में 5 प्रकार की चीजों का उल्लेख है, जिसमें पहला बता दो, क्षमादान का मतलब क्या होता है, पूर्णतः माफ करना। दूसरा, लघुकरण का मतलब दंड के स्वरूप को बदल देना, कठोर दंड को हल्के दंड में। परिहार का मतलब क्या होता है, दंड का स्वरूप नहीं बदलेगा लेकिन समय बदल जाएगा। 10 साल की जगह हो सकता 5 साल, 15 साल की जगह 10 साल, कुछ भी हो सकता है। और ये दोनों रोक लगाने के लिए है। समझ आ रहा है? प्रविलंबन में अस्थायी रूप से रोक लगेगा, और विशेष परिस्थिति में कुछ समय तक हम रोक लगाएंगे जब तक उनकी परिस्थिति ठीक ना हो जाए। आया बात समझ में?
क्लियर है? चलो, तो ये हो गया आर्टिकल 72। किसी का डाउट तो नहीं है? देख लो, बन जाएगा। चलो नाम बस बता दो क्या क्या इसमें हम लिखे हैं। सबसे पहला बताओ समाधान, दूसरा लघुकरण, तीसरा परिहार, चौथा प्रविलंबन और पांचवा विराम। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अब आते हैं अनुच्छेद क्रमांक 73। 72 याद रहेगा ना? चलो अब आते हैं आर्टिकल जो 73 है, इसको लेके क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 73 में ये बताया गया है मुख्य रूप से राष्ट्रपति के संबंध में। एक चीज यहां ये बताया गया 73 में कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकता है। क्या कर सकते हैं जल्दी बता दो? कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आ रहा बात समझ में? अनुच्छेद 73 के में क्या लिखा है जल्दी बताओ? राष्ट्रपति क्या कर सकता है? कार्यपालिका का क्या कर सकता है? विस्तार कर सकता है। ठीक है ना? और विस्तार क्यों किया जाता है? बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति, बहुत सारे विभाग बनाना, ठीक है ना, ऐसा क्यों किया जाता है? तो सिंपल बताएंगे, कार्यपालिका के कार्यों को आसान बनाने के लिए। कार्यों को क्या बनाने के लिए? आसान अगर बनाना है तो ये 73 के तहत ये काम राष्ट्रपति को करना होता है कि कार्यपालिका के पास इतने सारे वर्ग होते हैं कि उन कार्यों को आसान अगर हमको बनाना है तो कार्यपालिका का विस्तार करना पड़ेगा। समझ आ पा रहा है? अगर मान लो कि एक ही विभाग नहीं संभाल पा रहा तो उनके अंतर्गत और विभाग डालेंगे, कर्मचारी डालेंगे। समझ आ रहा है? हर एक विभाग में व्यक्तियों की नियुक्ति होगा। तो ये सब चीज को ही हम क्या बोलते हैं? कार्यपालिका शक्ति का क्या करना? विस्तार करना। केवल यह किसके लिए होता है जल्दी बताओ? कार्यों को आसान करने के लिए होता है। इतना ही है। जब भी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? अनुच्छेद 73 के तहत होता है। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े। चलो अब आते हैं आर्टिकल जो 74, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अनुच्छेद जो 74 है इसके अंतर्गत हम देखेंगे ध्यान से। तो अनुच्छेद जो 74 है यह किससे संबंधित है? अगर सिर्फ यही क्वेश्चन आता है तो अनुच्छेद 74 है, यह आप बताओगे मंत्री परिषद से संबंधित है। क्या बताओगे? मंत्री परिषद। आ रहा बात समझे? मंत्री परिषद से क्या है बता दो? संबंधित। क्लियर है सबका? चलो ये मंत्री परिषद से संबंधित है, लेकिन ये मंत्री परिषद जो होते हैं वह किसको सहायता और सलाह देने के लिए बनाए जाते हैं? ठीक है ना? तो मंत्री परिषद जो होता है यह किसको सहायता या सलाह देता है? कोई बता सकता है? तो ये देता है प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति को। किसको बता दो? राष्ट्रपति। तो आपको याद ये रखना है कि अनुच्छेद 74 के तहत किसकी चर्चा की गई है? मंत्री परिषद होगा अपने देश में। और यह मंत्री परिषद जो होता है वो किसके सहायता या सलाह के लिए होता है? राष्ट्रपति के सहायता या क्या बताएंगे? सलाह। राष्ट्रपति के सहायता और सलाह के लिए क्या होगा जल्दी बताओ? मंत्री परिषद होगा, ऐसा लिखा है 74 में। और इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा ये होगा प्रधानमंत्री। कौन होगा जल्दी बता दो? प्रधानमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे, यही होगा मंत्री परिषद का प्रमुख। क्लियर है तक सबका? है ना? और इनका हम सिंपल बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है जब भी कुछ काम करेगा, राष्ट्रपति जब भी कुछ काम करेगा तो किसके सलाह पर काम करेगा? अगर क्वेश्चन आए तो किसमें टिक लगा पाओगे? मंत्री परिषद के सलाह पर ही क्या करेगा जल्दी बताओ? काम। यहां तक क्लियर है? अब मान लो कि मंत्री परिषद वाले किसको सलाह दे दिए जल्दी बताओ? राष्ट्रपति को क्या दे दी? ये सलाह। तो राष्ट्रपति को जब ये सलाह देते हैं तो जिस भी प्रकार की सलाह दी जाती है वो जो न्यायालय क्षेत्र से स्वतंत्र है, न्यायालय क्षेत्र से क्या है जल्दी बताओ?
स्वतंत्र है कि आप सही सलाह दिए हो भाई, गलत सलाह दिए हो, ऐसे करके न्यायालय कभी नहीं जा सकते। समझ आ पा रहा है? तो याद ये रखना है कि मंत्री परिषद जब किसको सलाह देता है, राष्ट्रपति को, तो उनके द्वारा जो दिया गया जो सलाह होता है वह न्यायालय क्षेत्र से क्या है, स्वतंत्र है। इसके लिए न्यायालय में कोई जांच नहीं होगा कि क्या सलाह दिए हैं क्या सलाह नहीं दिए है, वो न्यायालय कभी कुछ नहीं कर सकता। समझ आ पा रहा है? तो ये सब चीज ध्यान रखना। अनुच्छेद किसमें, 74 किससे रिलेटेड है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या करता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति के सहायता और सलाह के लिए होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। अब मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री मिलकर राष्ट्रपति को सलाह दिए, तो क्या यह सलाह न्यायालय में जांचने योग्य है, क्या नहीं है, जांचा नहीं जाएगा। समझ आ पा रहा है? लेकिन कभी कभी ये होता है कि राष्ट्रपति को जो सलाह दिया है कौन, मंत्रिपरिषद, लेकिन वो सलाह उसको पसंद नहीं आ रहा है, तो उस समय वो क्या कर सकता है, तो उस समय आपका इस यह एक ही चीज कर सकता है कि एक बार पुनर्विचार करो करके बोल सकता है। क्या बोल सकते हैं जल्दी बता दो, पुनर्विचार। आ रहा है कि नहीं समझ में, पुनर्विचार। तो राष्ट्रपति को जब सलाह पसंद नहीं आता है तो क्या कर सकता है, पुनर्विचार करने के लिए बोलेगा। लेकिन पुनर्विचार करने के बाद फिर से वही सलाह राष्ट्रपति को मिला कि हमको ऐसा ही करवाना है, तब उसको मानना ही पड़ता है। समझ आ पा रहा है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार और क्या करवा सकता है, पुनर्विचार। लेकिन पुनर्विचार के बाद वही सलाह दोबारा आ जाता है तो वह उसको मानना पड़ेगा ही। क्लियर है सबका? तो ये जो सारे बातें हम देखे वो 74 में है। किसमें जल्दी बता दो, कि भारत में एक मंत्रिपरिषद होगा, किसके सहायता और सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए होगा। और इसकी कोई न्यायालय में जांच होगा क्या, नहीं। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। यह लाइन किस में लिखा है बोलेंगे तो 74 में लिखा है। समझ आ पा रहा है? आगे बढ़े, चलो। अब ये जो हम मंत्रिपरिषद देखे हैं, तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते कौन हैं, तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं प्रधानमंत्री और उनके सभी मंत्रियां। समझ आ पा रहे हैं? जितने भी मंत्री हैं देश भर में सेंट्रल के, और प्रधानमंत्री, ये दोनों चीज आते हैं किसमें, मंत्री परिषद में। समझ आ पा रहे हैं? तो इनके बारे में जो डिटेल लिखा है वो लिखा है अनुच्छेद 75 में। किसमें लिखा है जल्दी बता दो, अनुच्छेद जो 75 है, इसमें आपको देखने मिलेगा कि यह जो आर्टिकल है 75, यह किससे संबंधित है, तो इसमें हम बात करेंगे कि ये प्रधानमंत्री, ठीक है, और मंत्रियों के बारे में। किसके बारे में, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, और अन्य जो मंत्री होते हैं उनको लेके यह बताया गया है। समझ आ पा रहे हैं? तो अनुच्छेद 75 क्या है, समझ पा रहे हैं? किसके अंतर्गत किनकी किनकी चर्चा है, प्रधानमंत्री और अन्य जो मंत्री होंगे अपने यहाँ, उनके बारे में बताया गया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, ये कब इनको पद से हटाया जा सकता है। तो ये पूरी चर्चा किस आर्टिकल में जल्दी बताओ, 75 में है। क्लियर है? अब 75 में इनके बारे में तो लिखा है, देखो। अब 74 में क्या था, मंत्री परिषद होगा, लेकिन मंत्री परिषद में कौन होंगे, प्रधानमंत्री और अन्य जो मंत्री, उनके बारे में देखेंगे। ये पूरा किस में दिखा है, 75 में। ठीक है? तो 75 के अंतर्गत हम ये जो प्रधानमंत्री और मंत्री के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं वो विभिन्न धाराओं के तहत लिखा गया है। ठीक है ना? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत कुछ हम धाराएं देखेंगे जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बारे में चर्चा मिलेगा। ठीक है? चलो, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं धारा जो 1 है उसमें क्या लिखा है, जिसको हम 75(1) भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 75(1) या क या अ, जो बोलना चाहे। समझ आ पा रहा है? तो अलग अलग धाराओं में हम देखने मिलते हैं। तो अनुच्छेद 75 का जो धारा 1 है, इसमें यह लिखा है कि प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, क्या बता दो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये कौन करेगा,
तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है जल्दी बता दो? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। यह कौन से आर्टिकल में? तो 75 का धारा 1 में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री के अलावा अन्य मंत्री की भी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन एक नियम ये होता है, किसकी सलाह पे करेगा बोलेगा? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये लिखा है धारा 1 में, सबको याद रहेगा, देख लो ध्यान से। तो अनुच्छेद 75 का जो धारा 1 है, इसमें क्या लिखा है जल्दी बता दो? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। इतना लिखा है धारा 1 में। क्लियर है सबके यहाँ तक? हाँ है ना? जल्दी बताओ, बन जाएगा? चलो, दूसरा सिचुएशन ये आता है कि चलो ठीक है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति तो कर देंगे, लेकिन कितने लोगों को बनाया जा सकता है मंत्री, उसके बारे में चर्चा हम देखेंगे। इसी के अंतर्गत जो धारा 1 का करके लिखा है, धारा क्या बता दो? 1 का, ऐसे ही एग्जाम में देता है कि धारा 1 का इसी अनुच्छेद 75 में और इसमें बताया गया है कि इसमें पहले केवल बोल देते भाई मंत्री की नियुक्तियों के लिए, कितने होंगे करके बताया नहीं गया था, तो फिर से बाद में और ऐड किया इसी धारा के अंदर ही। तो धारा के अंदर और धारा बना दिए हैं, ठीक है ना। और उसमें यह बताया गया है कि लोकसभा का जितना सीट होता है, लोकसभा का क्या बता दो? सीट। तो लोकसभा की जो कुल संख्या का 15%, कितना प्रतिशत? 15% ही अधिकतम मंत्रियों की संख्या होगा। समझ आ पा रहा है? आया ना? जल्दी बताओ। तो मंत्रियों की, प्रधानमंत्री समेत अन्य मंत्रियों की टोटल संख्या कितना होगा जल्दी बता दो? लोकसभा का सीट का कितना परसेंट? 15% निकालेंगे तो हमको मंत्रियों की टोटल संख्या निकल जाएगा। यह किस आर्टिकल में लिखा है? धारा 1 का में लिखा है। समझ आ पा रहा है? आए ना? अब जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति होगा, वह अगर हम बात करें इसके बारे में आगे देखते हैं, तो धारा 2 में लिखा है कि जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति होता है वह कब तक पद धारण करे रहेंगे। तो इसमें पद धारण के बारे में बताया गया है कि जो भी मंत्री होंगे वो कब तक पद धारण करेंगे? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। क्या बता दो? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत। आ रहा बात समझ में? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कोई भी मंत्री पद धारण कर सकते। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति कभी भी उनको उस पद से हटा के मंत्री के पद से हटा सकता है। ऐसा कुछ समय सीमा नहीं कि 1 साल के लिए बनेगा, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि यह किनके प्रसाद पर्यंत तक बस रहेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब यह कि राष्ट्रपति इनको बीच में कभी भी हटा सकता है। क्लियर है सबका? तो यह किस, कहां लिखा है जल्दी बता दो? धारा 2 में लिखा है कि सभी मंत्रियां कब तक पद धारण करते हैं जल्दी बताओ? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक धारण करेंगे। ठीक है। और जो भी मंत्री होंगे उनसे सवाल जवाब होता कहाँ है? तो ये पूरा सवाल जवाब होता है मुख्य रूप से लोकसभा में। कहाँ होता है जल्दी बता दो? क्योंकि अगर हम देखेंगे, अगर इसी का अगर मैं धारा 3 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 75 का क्या पढ़ेंगे? धारा 3 जब पढ़ा जाता है तो लिखा जाता है, भैया बताया गया है कि देश में जितने भी मंत्री होते हैं, तो जितने भी मंत्री होते हैं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्या बता दो? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस चीज के बारे में आपको याद रखना है। धारा 3 में क्या लिखा है कि सभी जो मंत्री होते हैं वो किनके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब ये है कि उनसे सवाल जवाब पूरा लोकसभा में होगा और उनको बीच में पद से हटाना है तो लोकसभा वाले ही हटा सकते हैं, क्योंकि जिनके प्रति उत्तरदायी है वो उनको हटा सकते हैं। समझ आ पा रहा है? और हटाने के लिए सिंपल सा है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव लाके मंत्री पद से हटा सकते हैं। समझ आ पा रहा है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मंत्री परिषद, क्या बता दो? मंत्री परिषद या कोई भी मंत्री जो होते हैं
यह किनके प्रति उत्तरदायी होते, जल्दी बता दो, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है सबके यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट इसमें है धारा 4। ठीक है, तो धारा 4 में इनके बारे में लिखा है शपथ के बारे में। किसके बारे में बता दो? शपथ। कि जितने मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, इनको शपथ सदैव कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं, जल्दी बता दो? राष्ट्रपति इनको क्या दिलाएंगे? शपथ। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता दो। चलो तो फिर से एक बार आते हैं। धारा 1 में क्या लिखा है, जल्दी बता दो? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, धारा पहले संख्या शुरू में निर्धारित नहीं हुआ था, संख्या कुछ संशोधन के तहत ऐड किया गया था। जब संशोधन पढ़ूंगा तो इसको लिखाऊंगा कि किस संशोधन के तहत यह नियम निकला है। समझ आ पा रहे हैं? फिर धारा 1 का बाद में ऐड हुआ और क्या बोला कि जल्दी बता दो? लोकसभा का कितना परसेंट? 15% ही सदस्य हो सकते हैं टोटल का। समझ आ पा रहा है? धारा 2 में क्या है, जल्दी बताओ? मंत्री जो होंगे किसके प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। धारा 3 में क्या लिखा है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है ना? मतलब लोकसभा अगर चाहे तो उनको हटा भी सकते हैं। कौन सा प्रस्ताव लाके? अविश्वास प्रस्ताव लाके हटा सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आंसर है, सवाल जवाब है, लोकसभा में उनके साथ होगा और लोकसभा उनको बैठना पड़ेगा। मंत्रियों के लिए अलग सीट होता है, विपक्ष के लिए अलग सीट होता है। विपक्ष वाले सवाल करते हैं, मंत्रियों को बताना होता है। समझ आ पा रहा है? या कोई भी मेंबर सवाल कर सकता है किसी भी मंत्री से, जिस विभाग का उससे रिलेटेड। आ रहा है समझ में? चलो, धारा 4 सबको क्लियर है सबका? धारा 4 के तहत जितने भी प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री हो, उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, कभी कभी आपको यह देखने मिलेगा किसी व्यक्ति को हम मंत्री तो बना दिए, लेकिन वो किसी भी सदन का सदस्य ही नहीं है, ना तो लोकसभा का सदस्य है ना तो राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन वो मंत्री बन चुका है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है? ऐसा हो सकता है, तो कंडीशन आपको याद रखना। इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 75 के अंदर, जो धारा क्रमांक 5 है। क्या बता दो? धारा क्रमांक 5 में ये लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद धारण करता है लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उनको 6 माह के भीतर, कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता ग्रहण करना होगा। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर सदन की क्या करना पड़ेगा? सदस्यता ग्रहण करेंगे। धारा 6 के तहत, सॉरी 5 के तहत। धारा किसके तहत? 5 के तहत ऐसा किया गया है। समझ आ पा रहा है? ठीक है, चलो लास्ट और अंतिम धारा देखते हैं इसके अंतर्गत, जो धारा क्रमांक आपका है 6। ये पूरा अनुच्छेद 75 के अंदर ही है, अलग अलग धाराओं के रूप में, जो पूरा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में है। ठीक है, धारा 6 में लिखा है कि जो भी व्यक्ति मंत्री हैं या प्रधानमंत्री है, उनको वेतन कितना मिलेगा? क्या बता दो? वेतन। तो वेतन के बारे में ये लिखा है कि इनको कितना वेतन दिया जाएगा, ये संसद के ऊपर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है? संसद के ऊपर। ठीक है, तो संसद समय समय पर उनके वेतन भत्ता को बढ़ा सकता है, या जितना संसद निर्धारित करेगा उतना ही वेतन प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलेगा। समझ आ पा रहे हैं? और मान लो कि संसद ऐसा कोई प्रावधान करता ही नहीं है इनके वेतन को लेके, और मेरे हिसाब से जरूरत भी नहीं है आप लोगों के हिसाब से भी? चलो ठीक है, जो भी है। तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का वेतन की चर्चा किस कौन से धारा में, जल्दी बता दो? 6। इनके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? संसद करता है। कौन करता है? संसद। लेकिन मान लो कि कभी संसद, मान लो लोकसभा का चुनाव हुआ, मंत्री और प्रधानमंत्री बने, लेकिन वेतन के बारे में अभी निर्धारण नहीं किए हैं, तो उस समय उनको अनुसूची 2 के तहत, क्या बता दो? अनुसूची 2 क्या है? वेतन भत्ता पेंशन। तो अनुसूची 2 में जितना लिखा होता है ना बेसिक, उनका उतना मिलता है उनको। समझ आ पा रहे हैं? अनुसूची 2 में जो लिखा है वो तो मिलना ही है, लेकिन और बढ़ाना है तो संसद बढ़ा सकता है। समझ आ पा रहे हैं? किसमें यह सब लिखा है, जल्दी बता दो? धारा 6 में लिखा है प्रधानमंत्री और उनके मंत्री के वेतन भत्ता पेंशन कितना होगा, क्या होगा, वे संसद निर्भर करेगा। और उनको यदि नहीं ऐसा निर्धारण किया गया है
तो दूसरा अनुसूची में जितना लिखा उतना उनको मिलेगा ही मिलेगा। समझ आ पा रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ। चलो, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 75 के बारे में। किसके बारे में जल्दी बता दो। 75 किससे रिलेटेड था बोलेंगे तो एक शब्द में क्या बताओगे? प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री के बारे में है। अब इनके बारे में लिखा क्या क्या है तो हम पूरा अलग से धारा पढ़ लिए। समझ आ पा रहा है? क्लियर है सबका? तो यहां तक तो पूछ ही चुका था मैं। धारा 5 क्या है जल्दी बता दो। अगर कोई व्यक्ति क्या बनता है, पद धारण करता है और किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो कितने माह के भीतर सदस्यता लेना होगा? 6 माह के भीतर। मंत्रियों को कितना वेतन मिलेगा है किस धारा में बताया गया है? धारा 6 में, कि उसका निर्धारण कौन करेगा? संसद। और नहीं किया है तो दूसरी अनुसूची के तहत मिलता है। बात समझ पा रहे हो? क्लियर है कि नहीं? लेकिन इसी के बारे में हम और थोड़ा डीपली भी जानकारी रखेंगे कि मंत्री परिषद के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के मंत्री होते हैं, वो अलग से हम चर्चा करेंगे। ये अनुच्छेद और धारा हो गया, मतलब हम अनुच्छेद संविधान में जो लिखा उसको हम समझ चुके हैं। लेकिन हम इसको और थोड़ा डीपली देखेंगे कि मंत्री परिषद का गठन किनके किनके मिलने से होता है, कौन कौन से मंत्री होते हैं उसको समझेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, मंत्री परिषद का गठन। चलो, मंत्री परिषद का जो गठन है, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के मंत्री आते हैं इसको हम देखते हैं ध्यान से। ठीक है? तो मंत्री परिषद के अंतर्गत प्रधानमंत्री तो आना ही है, क्योंकि मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद किसके तहत? 74 की 75? ये बताओ। 75 नहीं भाई, 74 में लिखा है। नहीं आ रहा समझ में? 74 में लिखा क्या है पहले ये बताओ। राष्ट्रपति के सलाह के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा जिसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। ऐसे 74 में बताया क्या? लेकिन प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री के बारे में जो प्रावधाने हैं अन्य, वो 75 में है। समझ आ पा रहा है? नियुक्ति को लेके, शपथ को लेके, पद ग्रहण के प्रसाद पर्यंत उत्तरदायी। समझ आ रहा है? टोटल कितने लोग बन सकते हैं, ये सब 75 में है। आ रहा है कि नहीं समझ में? चलो, मंत्री परिषद के अंतर्गत सबसे बड़े मंत्री को हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं प्रधानमंत्री। कौन बोला? कैबिनेट मंत्री। क्या बोलते हैं? कैबिनेट। कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। आए बात समझ में? आए ना? कैबिनेट मंत्री से जो छोटे होते हैं, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं राज्य मंत्री। क्या बोलते जल्दी बता दो। अब राज्य मंत्री जो होंगे, राज्य मंत्री में भी दो टाइप के होते हैं। राज्य मंत्री में भी दो कैटेगरी हम देखेंगे यहां बस देखो। राज्य मंत्री में भी हम कितना कैटेगरी पढ़ते हैं? दो। अब ये दो कैटेगरी क्या है उसको समझना। देखो, ऐसे राज्य मंत्री, मतलब राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं। कुछ राज्य मंत्री ऐसे होंगे जो कैबिनेट मंत्री को सलाह देते हैं या सहायता, सलाह नहीं बोल सकते, सहायता। राष्ट्रपति के क्या बता, सॉरी, कैबिनेट मंत्रियों के सहायता के लिए जो मंत्री होते हैं उसको हम क्या किसमें लेंगे? राज्य मंत्री। लेकिन कुछ राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जो कैबिनेट मंत्री को सहायता, सहायता बोलता हूँ हाँ, उनके सहायक के लिए नहीं होते हैं, उनको अलग से मंत्रालय मिल जाता है छोटा मोटा। उसको बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्या बोलते हैं जल्दी बता दो। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नाम से जानते हैं। स्वतंत्र प्रभार। आ रहा है समझ में? तो राज्य मंत्री अगर स्वतंत्र प्रभार वाली नहीं है, मतलब छोटा मोटा मंत्रालय उनको यदि नहीं मिला है, तो कैबिनेट के सहायता के लिए होते हैं इन लोग, है ना। लेकिन कुछ राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जो कैबिनेट के सहायता के लिए नहीं होते हैं, उनको अलग से एक मंत्रालय का हेड बना दिया जाता है और उसको संभालता है। समझ आ पा रहा है? तो उसके कोष्टक में क्या लिखे रहेगा? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब ये डाउट मत करना, राज्य मंत्री राज्यों में नहीं बैठेंगे, वो दिल्ली में बैठेंगे, सेंट्रल में। समझ आ पा रहा है? राज्य का मतलब पहले बता चुका हूं मैं। सरकार की जो संस्थाएं होती है, संगठन होता है, विभाग होता है,
तो उसी सबको ही तो क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। अनुच्छेद 12 में पढ़े थे। तो वो उसी चीज को लेके हम बोलेंगे राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है। और जो सबसे छोटे जो मंत्री होते हैं जिसको हम बोलते हैं उप मंत्री, क्या बोलते हैं। अब ये उप मंत्री कौन होंगे, तो ये जो उप मंत्री होते हैं ये देखो जिनके पास मंत्रालय होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री के पास अपना अपना मंत्रालय होता है ना। जैसे रेल मंत्रालय, समझ आ रहा है, परिवहन मंत्रालय, जल मंत्रालय, समझ अलग अलग होता है। तो ये जो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत राज्य मंत्री होगा तो इनके सहायता के लिए होते हैं। लेकिन उप मंत्री किनको सहायता प्रदान करेंगे, तो राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है इनके सहायता के लिए भी ये हो सकते हैं। आया कि नहीं समझ में। और मान लो कुछ खाली वाली बैठ गए ना तो कैबिनेट तरफ वाले भी आ जाते हैं। इनके सहायता के लिए कोई नहीं है ये, क्योंकि खुद ये इनकी सहायता के लिए बना है। समझ आ पा रहा है। हाँ है ना, जल्दी बताओ। तो कितने प्रकार के मंत्री सबको क्लियर है। मंत्री परिषद का गठन जो होता है, मंत्री परिषद का हेड कौन होगा जल्दी बता दो, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के अलावा और कौन कौन से मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। और इसमें हम देखेंगे हम सबसे महत्वपूर्ण किसको मानते हैं जल्दी बता दो, क्योंकि कैबिनेट मंत्री ही अगर हम बात करें ध्यान से तो यहां लिख सकते हैं देश का सबसे बड़ा जो मंत्री होता है वह कौन होता है जल्दी बता दो, कैबिनेट मंत्री ही होंगे। बाकी तो उनके सहायता के लिए है और कुछ के पास छोटा मोटा क्या होता है, मंत्रालय होता है। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बता दो। तो मंत्री परिषद का गठन इतने लोगों के मिलने से होगा, प्रधानमंत्री और ये पूरे जो मंत्री होते हैं उनके मिलने से किसका गठन होता है जल्दी बता दो, मंत्री परिषद का गठन होता है। और ये लोग जो भी काम करेंगे वो और ये सब मिलके किनको सलाह या सहायता देते हैं, तो राष्ट्रपति को। किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति इनके सहायता सलाह के बिना कुछ काम कर भी नहीं सकता। इनके इनका होना एकदम आवश्यक है। समझ आ पा रहा है कि नहीं जल्दी बता दो। तो ये हो गया मंत्री परिषद का गठन, सबको क्लियर हो पा रहा है क्या है, हाँ है ना। चलो चलो इसके बाद देख लो। अभी हमारा मेन जो अनुच्छेद 75 के अंदर प्रधानमंत्री के बारे में कुछ जानकारी और रखना। चलो, प्रधानमंत्री जो होता है, कभी कोई क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री कौन कौन सी संस्थाओं का प्रमुख होता है, तो प्रधानमंत्री कौन कौन सी संस्थाओं का प्रमुख होता है उसका एक लिस्ट मैं लिखा देता हूं, जिसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है और वो पूछता है नीति आयोग का। किसका पूछता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो एक ही तो भले क्वेश्चन आता है, लेकिन प्रधानमंत्री और बहुत सारे चीजों का प्रभारी या अध्यक्ष होता है। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। चलो, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपको बताना है कि ये जो होते हैं कैबिनेट का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है, कैबिनेट। कैबिनेट का ये क्या होता है, अध्यक्ष होगा। कैबिनेट मतलब सिंपल यहां तक का, इसका भी क्या होता है, हेड होता है। और पूरे का भी क्या होता है, हेड। दोनों तरफ का समझ पा रहे हो। लेकिन बैठक केवल किनके साथ करेगा, इनको बैठक में नहीं आना है। समझ आ रहा है, बैठक किनके साथ होगा, कैबिनेट मंत्रियों के साथ होता है। समझ आ पा रहा है। चलो, तो कैबिनेट का क्या होता है, अध्यक्ष। दूसरा बताएंगे मंत्री परिषद का अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष होता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। इसी को हम बोलते हैं सरकार का वास्तविक प्रमुख। सरकार का वास्तविक प्रमुख। आ रहा बात समझ में, है ना। और अगर हम बात करेंगे विभाग को लेके, तो ऐसे अन्य विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिया गया है उसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो ऐसा विभाग जो किसी भी मंत्री को नहीं दिया गया है तो वो उस विभाग का प्रमुख सदैव कौन होता है जल्दी बता दो, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को ही बोलते हैं जनता का नेता। क्या बोलते जल्दी बता दो, जनता का नेता। ठीक है। प्रधानमंत्री को ही बोलते हैं लोकसभा का नेता। किसका नेता, अगर मान लो कि कोई प्रधानमंत्री राज्यसभा से प्रधानमंत्री बन चुका है, राज्यसभा का मेंबर था, लेकिन मंत्री बनने के लिए केवल क्या है, संसद का सदस्य होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो।
अब वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का, चल जाएगा। तो राज्यसभा से भी सीधा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जैसे मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, ये सब जो थे कहाँ के थे, राज्यसभा, और उन लोग सीधा क्या बने थे, प्रधानमंत्री। लेकिन भले ही मेंबर राज्यसभा के हैं, लेकिन उनको लोकसभा का ही नेता कहा जाएगा। समझ आ पा रहा है, कंफ्यूजन मत हो जाना कभी, समझ आ पा रहा है ना। भले कहाँ से चुने गए हैं वो, राज्यसभा से, लेकिन उसको कहा जाएगा, उनको लोकसभा का ही नेता बोलेंगे, कि लोकसभा ही लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो लोकसभा का ही पूरा संचालन, मतलब लोकसभा का जो भी चीजें हैं उन्हीं का ही वो नेता कहलाता है। तो लोकसभा में दो प्रकार के नेता होते हैं, एक पक्ष का और एक विपक्ष का। दोनों का बड़ा बड़ा अधिकार होता है। तो अभी विपक्ष के नेता में राहुल गांधी है, और पक्ष का नेता हमारा प्रधानमंत्री है। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना। तो लोकसभा का नेता किसे कहते हैं, प्रधानमंत्री को, जो फिक्स है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष में किसी भी को बनाया जा सकता है, वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, जिस पार्टी का विपक्ष का नेता है। समझ आ पा रहा है कि नहीं, क्लियर है सबका। तो अभी हम मेन प्रधानमंत्री के बारे में देख रहे हैं, यहां तक क्लियर है। प्रधानमंत्री कौन सा आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग। कौन सा आयोग, जल्दी बता दो, नीति आयोग का क्या होता है, जल्दी बता दो, अध्यक्ष होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहां पास याद रखना, परमाणु ऊर्जा विभाग, क्या बताओगे, ये परमाणु कमान का अध्यक्ष, क्या बता देंगे, परमाणु कमान का अध्यक्ष हो गया, ठीक है ना। राष्ट्रीय जनसंख्या जो आयोग होता है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, इसका भी क्या होता है, अध्यक्ष होता है। इसके अलावा एक क्या होता है, अंतरराजकीय परिषद, क्या होता है आपका, इंटर स्टेट काउंसिल जिसको हम बोलते हैं, उसका भी ये प्रमुख होता है। ऐसे बहुत सारे हैं, इतना मेन मेन मैं लिख दिया। समझ आ पा रही है, जल्दी बताओ। तो फिर से बता दो, पहला कैबिनेट का अध्यक्ष, दूसरा मंत्रि परिषद का अध्यक्ष, तीसरा सरकार का वास्तविक प्रमुख, इसके अलावा अन्य ऐसे विभाग जो किसी को नहीं दिए उसका हेड रहेगा। उसके बाद जनता का नेता, लोकसभा का नेता, नीति आयोग का अध्यक्ष, परमाणु कमान का अध्यक्ष, जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष, समझ आ पा रहे हैं, और अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष। क्लियर है सबका। तो ये पूरा किसके बारे में होगा, जल्दी बता दो, प्रधानमंत्री के बारे में हम देख चुके हैं। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो, समझ आ पा रहे हैं ना। चलो, तो ये हो गया हमारा प्रधानमंत्री तक का पूरा पॉइंट, ठीक है ना, समझ आ रहे हैं यहाँ तक, क्लियर है ना। चलो, बाकी जो चीजें हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम कहाँ तक पहुंचे, अनुच्छेद 75, बस 75 में हम बहुत सारे चीज पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमारा 75 के बाद सीधा क्या आएगा, 76। अनुच्छेद जो 76 पढ़ेंगे वो रहेगा महान्यायवादी के बारे में। किसके बारे में, तो इसकी चर्चा कल करते हैं शुरू से, एकदम समझ में आ रहा है। अभी 74 और 75 हम मेन देखे हैं, आ रहे कि नहीं समझ में। कल किसके बारे में पढ़ेंगे, 76, जो किसके बारे में होगा, महान्यायवादी के बारे में होगा। बन जाएगा सबसे। चलो, तो आज यहाँ तक रखते हैं ना।